मैग्नेट से दूर रहना चाहिए। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपकी चेकिंग होती है, तो उस समय जो लोग चेक करने के लिए यूज करते हैं, वॉच यूज करते हैं, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, हैवी ट्रांसफार्मर से दूर रहना चाहिए। हम ये भी बोलते हैं पेशेंट्स को कि इस पॉकेट में फोन मत करिए जहाँ पर पेसमेकर लगा हुआ है। लेकिन जो पेसमेकर अभी मैंने आपको दिखाया उसमें कोई मेजर इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो हार्ट के अंदर होता है, वो फिक्स हो जाएगा, उसमें कोई मेजर इश्यूज नहीं है। फिर भी आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, इसके लिए पेशेंट को हमें आई कार्ड देते हैं। आप वो आई कार्ड कहीं भी एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं, कहीं आपकी चेकिंग हो रही है तो आप ये दिखा सकते हो कि मुझे पेसमेकर लगा हुआ है, मेरी चेकिंग मत करो। लेकिन ये डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने मैग्नेट रख भी दिया तो पेशेंट की जान जाने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है आप उसको आप मैग्नेट के आगे फेंक दो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। पेसमेकर का जो सर्किट होता है वो रीअरेंज हो जाता है, लेकिन वो डेंजरस नहीं है, उससे जान जाने का खतरा नहीं है। Always better and cheaper than cure. For prevention of heart disease, you have to follow certain things. Exercise regularly, take less oily diet, regular checkup is mandatory, and live a stress-free life. That's it. Thank you. मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है जो वाल्व अवेयरनेस वीक आ रहा है कि हमारे देश में हमारे सिटी में हमारे हॉस्पिटल में अभी जो एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी रिस्की है, नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क है और जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ऐसी टेक्निक्स जो मिनिमली इन्वेजिव हैं, जहाँ पे कोई चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के प्रोसीजर्स आज अवेलेबल हैं। तो हमारे जो सारे वैल्व्स हैं, 4 वैल्व्स होते हैं हार्ट में, उनको रिप्लेस किया जा सकता है विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी, जो सही मायने में जो इनको रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके के हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टीज होती हैं जहाँ पे ब्लॉकेजेस सीवियर हैं और बाईपास सर्जरी या फिर एंजियोप्लास्टी बहुत हाई रिस्क है, उसमें एकदम जो अत्याधुनिक तकनीकें हैं जैसे इम्पेला डिवाइस के बारे में मैंने बताया था, उनको यूज़ करके ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्क को बहुत सेफ्टी और प्रिसीजन के साथ किया जा सकता है। तो मेरा ये संदेश है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और इनका लोगों ने यूज़ करना चाहिए। जीवन अनमोल है, कॉस्ट तो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा आता है, लेकिन अगर उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होना चाहिए और अवेयरनेस से ही लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे देश में। थैंक यू। एक पीडियाट्रिक कार्डिओलॉजिस्ट म्हणून माझा आपल्या जनरल संदेश हाच राहील की बालकांकडे नजरअंदाज करू नका. हे हृदयाचे जे जन्मजात आजार असतात ते योग्य वेळी सिंपल टेस्टनी डायग्नोज केले जाऊ शकतात. त्यांची ट्रीटमेंट पण खूप उच्च दर्जाची असते. एक 30 वर्ष अगोदर सर्जरी 70% बेबीजमध्ये व्हायची आणि ते बाळ नॉर्मल व्हायचे. पण आता आपल्या टेक्नॉलॉजी ॲडव्हान्समेंटमुळे 50-50% एक न्यूबॉर्न 6 तासाच्या बाळामध्ये पण आपण विदाऊट सर्जरी इंटरव्हेन्शननी ती बाळं वाचवलेली आहेत आणि हे प्रात्यक्षिक आहे, हे घडतं आहे. तर ह्याचा फायदा त्या योग्य वेळेस त्या बाळाला मिळेल. त्यांचा एका ट्रीटमेंटमध्ये पूर्ण आयुष्य नॉर्मल होतं आहे. पण ती वेळ एकदा निघून गेल्यानंतर जे कॉम्प्लिकेशन्स घडतात मग तेवढं सोपं ते राहत नाही. सो एक सिम्पल पॉईंट, राईट डायग्नोसिस ॲट द राईट टाईम. Simple test like echo for whoever needs it at the right time, and we are there to help you all. Thank you very much. ओके, थँक यू. लोकांनी सांगितलंच आहे. पहिल्यांदा लक्षात काय घ्यायचं की प्रिव्हेन्शन, तर आजार न होणे म्हणून काळजी घेणे, त्याच्यामध्ये तुमची लाईफस्टाईल चांगली ठेवणे, डाएट कंट्रोल ठेवणे. दुसरा आजार आहे की नाही बघण्यासाठी अगोदर टेस्ट करून पाहणे. जे रुटीनली ज्यांचं वय 25च्या वर आहे पुरुषांनी आणि स्त्रियांनी ज्यांचं वय 30पेक्षा जास्त आहे अशा सर्वांनी ॲटलिस्ट बेसिक ECG, इको, स्ट्रेस टेस्ट, लिपिड प्रोफाईल आणि शुगर लेवल चेक करून घ्यायला पाहिजे. कारण की बरेच आजार टेस्ट केल्याशिवाय समजून येत नाही आणि एकदा जर आजार असेल तर त्याची ट्रीटमेंट करून घेणे. आणि आता पूर्वीसारखं नाही की बा मला सर्जरीच करा. आजकाल असं आहे की चारीच्या चारी वॉल आम्ही बदलू शकतो. कसल्याही कॉम्प्लेक्स बायपास असेल, ज्यांना बायपास नको आहे, कसल्या प्रकारचे अँजिओप्लास्टी आम्ही करू शकतो. कॅल्शियम पूर्वी असं म्हणजे कॅल्शियम असेल तर बायपासच करावं लागायचं किंवा लेफ्ट मेन आर्टरी असेल तर बायपासच लागायचं. त्या गोष्टी आम्ही आजकाल अँजिओप्लास्टीनं करू शकतो. बऱ्याच वेळेस आम्ही हायब्रिड टेक्निक वापरून मोठ्या मोठ्या जे एवोटा म्हणून जे मोठे धमनी असते त्याच्यामध्ये पण आम्ही स्टेंट टाकून ओपन करू शकतो.
लहान मुलांचं त्याचं पण एक्सपेक्टेशन आहे. पेसमेकर सांगितलं त्याला पण सर्जरीच गरज नाही. त्याच्यामुळं जे काही सर्जन करू शकता, जे काही सर्जरीने करू शकतो त्याच गोष्टी आपण विदाऊट सर्जरी सध्या करू शकतो, विथ प्रिसिजन आणि विथ क्लिअर कट अँड बेटर रिझल्ट. ह्या गोष्टी आमचा मेसेज द्यायचा. मैंने जो आपको पेसमेकर के बारे में डिस्कस किया, वो बेसिकली अभी हम लोग एल्डरली पेशेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके फायदे इतने ज़्यादा हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली ये पेसमेकर 25 साल तक चलता है। पहले जो पेसमेकर आते थे वो 7, 8, 9 साल तक चलते थे, ये 25 साल तक चलता है। तो इसका मतलब जो पेसमेकर की यूजुअल एज होती है वो अराउंड 50-60 होती है। तो अगर आप ये 60 इयर्स के पेशेंट में अगर पेसमेकर लगाते हैं तो 85 इयर्स तक वो चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इनिशियली वी आर स्टार्टिंग विद एल्डरली पीपल, बट वेरी सून ऑलमोस्ट यंग पेशेंट्स आल्सो विल गेट दिस, एंड दिस विल बी अ रूटीन इन फ्यूचर। तो अगर किसी पेशेंट को बार-बार आँख के आगे अंधेरा छा रहा है, वो बार-बार गिर जा रहा है, या उसको अपनी खुद की धड़कन समझ में आ रही है, नॉर्मली हमें एक दूसरे की अपनी धड़कन समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आपका धड़कन धक 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 करके अगर सुनाई देने लग जा रही है या आपको चक्कर आ रहा है, इसके अलावा एबनॉर्मल टायर्डनेस, आपको लगे कि मैं थकावट ज़्यादा हो रही है, मैं पहले से थकावट नहीं हो रही, अभी थकावट ज़्यादा हो रही है, तब आप जब एक ईसीजी करके देखते हैं, ईसीजी में आपको पता चलता है कि आपकी हार्ट रेट बहुत कम है। ऐसे केसेस में आपको पता चलता है कि पेशेंट को पेसमेकर की जरूरत है। अगर हार्ट रेट कम हो गई है या ब्लॉक्स दिख रहे हैं हार्ट ईसीजी, तब ये डायग्नोज होता है। इसके अलावा कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बार-बार चक्कर आ रहा है, ईसीजी नॉर्मल है, तो हम उस केस में पेशेंट को होल्डर लगाते हैं। होल्डर क्या करता है, आपका 24 या 72 आवर्स की पूरी हार्ट रेट रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्ड करने पर हमको पता चलता है कि बीच में हार्ट रेट कम तो नहीं हो रहा है। इसलिए पॉसिबल है कि जब आप चेक करो तो पेशेंट का हार्ट रेट नॉर्मल है, लेकिन जब वो गिर रहा है, जब उसको चक्कर आ रहा है, जब वो बेहोश हो रहा है, तब उसका हार्ट रेट कम हो रहा है। ऐसे हिडन केसेस को पकड़ने के लिए हम लोग होल्डर करते हैं। 24, 72 आवर्स, कभी-कभी 7 डेज भी लगा है। पेसमेकर बहुत अलग-अलग तरीके के आते हैं। सिग्नेचर पेसमेकर है, सबसे सस्ता पेसमेकर है, वो 2 लाख का, इंक्लूडिंग इम्प्लांटेशन चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन, सब कुछ मिला के 2 लाख का आता है। तो ड्यूअल चैम्बर पेसमेकर है, वो 4 से लेकर 4.5 लाख का, जो बेस्ट पेसमेकर ड्यूअल चैम्बर है। ये जो लीडलेस पेसमेकर है, ये पेसमेकर का कॉस्टिंग अराउंड 11 लाख रुपए है, और लगाने वगैरह सब मिला के 14 लाख रुपए का खर्चा आता है। लेकिन ये स्पेशल पेसमेकर है जिसका 25 साल लाइफ है। कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, आपने जो 85 लोग पेशेंट जस्ट नहीं से डिस्चार्ज हुए, तो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता जाता है जो आपका पहला क्वेश्चन था मैडम ने, आई कम टू दैट क्वेश्चन मैडम. डॉक्टर कालकेकर और somebody can answer. She was asking कि is there any way to find out this early? So वो उसका आंसर आई थिंक प्रिवेंटिव या अर्ली डायग्नोस्टिक पेसमेकर के बारे में तो सर ने बता दिया, बट मोर हाउ वी कैन go to community and prevent this all diseases. So this actually क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. किसी को कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम है? तो सिंपल चीज़ है कि किसी को ब्रेथलेसनेस हो रहा है, जब एक फर्स्ट फ्लोर स्टेयरकेस हमको सबको चलने आता है, और किसी को एक फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेस चढ़ने के बाद दम लगता है, किसी को छाती में धड़धड़ लगता है, छाती में दर्द होता है, ऐसा कुछ रहता है, ऐसे लोगों ने हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए. उसके बाद हम ऐसे पेशेंट का ईसीजी, इको, स्ट्रेस टेस्ट और होल्टर अलग अलग टेस्ट करते हैं. इसमें फिर हमें समझ में आ जाते हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है. जैसे ईसीजी और होल्टर करेंगे तो पेसमेकर का समझ आएगा, इको करेंगे तो इको यानी हार्ट का सोनोग्राफी, पेट का सोनोग्राफी करेंगे तो पेट का सब प्रॉब्लम समझ आएगा, हार्ट का सोनोग्राफी करेंगे तो माइट्रल वॉल्व का प्रॉब्लम है, एओर्टा का प्रॉब्लम है, या किस चीज़ का प्रॉब्लम वो पता चल जाएगा. तो वही हम और स्ट्रैटिफाई इसलिए करते हैं कि रूटीन हेल्थ चेकअप होना चाहिए. काफ़ी डिसीजेस ऐसे रहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनको बचपन से प्रॉब्लम है, उन्हें कभी दिखाया नहीं, और वो पेशेंट हेल्थ चेकअप करेंगे, उसमें ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, तो वो समझ में आ जाता है. तो वी कैन ट्रीट द पेशेंट बिफोर पेशेंट डेवलप सिम्टम आल्सो. इस हिसाब से ऐसे करेंगे तो प्रोटेक्शन पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है. काफ़ी बार होता है कि पेशेंट को सिम्टम लेट आते हैं, तब तक डिसीज बर्नआउट हो जाता है, बाद में ट्रीटमेंट करके फायदा नहीं. स्टेज 4 कैंसर का पेशेंट है तो फायदा नहीं होता है, वी हैव टू डिटेक्ट बिफोर ओनली.
सिम्टम्स सर ने जिस दो बारे में बात किया, वन इज सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग एंड सेकेंड इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेक। तो जब सिम्टम्स है उस टाइम पे कर ही सकते हैं, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जहाँ पे आप प्रोएक्टिवली विदाउट सिम्टम्स रिपीटेड टाइम जाओगे तो आप ये डिसीज अर्ली कवर कर सकते हैं। सर एक सेंटेंस से ऐड करना चाहूँगा। जो भी ये डिसीजेज हैं, स्पेशली हार्ट डिसीजेज हैं, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इनके खुद के सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए जो अभी बाकी डॉक्टर्स ने बोला, सर ने बोला कि जब तक हम लोग प्रोएक्टिवली अपना चेकअप नहीं करेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा संदेश लोगों के लिए है कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं भी है तो भी हमको एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, ताकि हमें समय रहते हुए वो बीमारी का पता चले और समय रहते हुए ट्रीटमेंट करने से बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइट। समय पे पूरा चादर फटने से पहले अगर हम उस पर टाका लगा दें तो बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, स्पेशली जो प्रो हेल्थ है, जैसे अपोलो का जो है, जो उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसकी भी क्वालिटीज होती हैं। तो जो एक्सटेंसिव स्टडी करके डिटेल्ड में आगे हार्ट अटैक का रिस्क कितना है, अगले 30 दिनों में क्या रिस्क है, अगले 1 साल में क्या रिस्क है, ये सारे रिस्क हम लोग आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखते हैं आज के समय में विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो हमारे पास इतना सारा डेटा है लाखों करोड़ों पेशेंट्स का, उसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रिडिक्टिव टूल्स होते हैं, तो इनका यूज करना चाहिए लोगों ने। कमिंग बॅक टू कॉस्ट, आपल्याकडे बऱ्या प्रमाणात सगळ्याच गव्हर्नमेंटच्या ओएनजीसी आहेत किंवा इन्शुरन्स जिप्सा, प्रायव्हेट इन्शुरन्स आहेत, या सगळ्या स्कीम आहेत. त्या व्यतिरिक्त तुम्ही जे म्हणताय स्टेट गव्हर्नमेंटच्या स्कीम, आता बऱ्या प्रमाणात आपण ज्या पद्धतीने हॉस्पिटल चालवतो त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी लिमिटेशन्स असतात, बट काही जे डिफिकल्ट पेशंट असतात त्याच्यामध्ये पिडियाट्रिक असेल किंवा बाकीच्या स्पेशालिटीमध्ये असेल, त्याच्यामध्ये आपण फायनान्शियल फंडिंगसाठी हेल्प करतो. जसं डॉक्टर भूषण चव्हाण सरांचे काही पेशंट असतील, जसं आपल्या डॉक्टर महेशने पण म्हटलं की गरीब पेशंट होतं, त्याच्यामध्ये आपण त्यांना जास्तीत जास्त हेल्प चॅरिटेबल सोर्समधून करण्यासारखे असतील तर करतो. ते फंड रेझिंग या पद्धतीने करतो. त्याच्यामध्ये क्राऊड फंडिंग असेल किंवा सेम आपण आर्यकडनं काही फंडिंग असेल किंवा चॅरिटेबल ट्रस्ट काही देत असेल तर ते आपण त्यांना लहान मुलांना लहान मुलांमध्ये जन्मजात आजार खूप जास्त प्रमाणात दिसू शकतात, पण त्यांची लक्षणं एकदम स्पेसिफिक असतात, की जसं वारंवार सर्दी खोकला होणं, वजन न वाढणं, बाळाला श्वास घेताना त्रास होणं, आपण ज्याला रिकरंट नेब्युलायझेशन्स म्हणतो, थोडाफार जरी सर्दी खोकला झाला की त्याला जाऊन वापरा देतो, हे सगळे व्हेरी अर्ली सिम्पटम्स. कधी कधी मुलांना पळता पळता अचानक चक्कर येऊन पडणं, हातापायाला सूज येणे, दीज आर लेटर सिम्पटम्स. जेव्हा हार्ट ॲक्च्युली फेल झाल्यानंतर हे सिम्पटम्स होऊ शकतात. आणि या बाळांमध्ये सगळ्यात कॉमन प्रॉब्लेम्स काय असतात, ते हृदयाला छिद्र असते. तर हे त्या रिलेटेड सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि ते पण सिम्पटम्स खूप एंडला येतात. म्हणून जे अर्ली साईन्स आपण आता मी जे सांगितलं, दूध पिताना जर ताणवण असेल तर दूध पिताना त्याला दम लागेल, दीज आर व्हेरी अर्ली साईन्स. अशा बेबीजला देखो लवकरात लवकर करून घ्यावा आणि हे प्रॉब्लेम समजून घेऊ शकतो. सर 4 ते 10 काय तुम्ही सांगू शकाल का लहान मुलांसाठी स्पेशल प्रिकॉशन म्हणण्याऐवजी असं म्हणेल की हृदय आजार न होण्यासाठी लहान मुलांमध्ये असं काही, कारण त्याचं कारणच आपल्याला माहीत नाही हे का होतं. आम्ही त्याला मल्टीफॅक्टोरल म्हणतो. कधी अनुवंशिक असू शकतात, कधी इन्फेक्शनमुळे आईला प्रेग्नन्सीमध्ये ते असे आजार झाले बाळांना, असं होऊ शकतं. न्यूट्रिशन कमी असल्या कारण काही मेजर आजार होतात, पण मोस्ट कॉमन कॉज लो सोशल इकॉनॉमिक स्टेटसमध्ये जी मुलं जन्माला येतात त्यांच्यामध्ये हृदयाचे आजार खूप जास्त प्रमाणात सापडले जातात. आणि ज्यांची लग्न आपसात, जसं मामाच्या मुलीशी लग्न करते, ह्या बेबीज त्यांच्या जे बाळ उत्पन्न होतं त्यांच्यामध्ये हृदयाचे आजार होण्याचे चान्सेस खूप जास्त. दीज आर द ओनली प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. आपण असं जर नाही केलं तर मग हे प्रिव्हेंट होऊ शकते. किंवा बाळ आईच्या पोटात असताना फिटल एको म्हणून एक स्पेशल टेस्ट असते, ज्यामध्ये बाळाचे हृदयाची सोनोग्राफी आम्ही करतो आणि हृदयाचे मेजर आजार त्यात आढळले जातात. आणि मग त्या पेरेंट्सना ऑप्शन असते की बाबा पुढे काय करायचं. ते योग्य वेळी फिटल एको करून हे आजार प्रिव्हेंट करू शकतो. मध्ये स्कूल गोईंग एजमध्ये जेव्हा बाळ असतं त्यावेळेस फक्त स्कूल हेल्थ चेकअप कॅम्प्समध्ये त्यांनी भाग घ्यावा. रुटीन एको स्क्रीनिंग जर पिडियाट्रिशियननी सांगितलं आहे, वेगळा हृदयाला आवाज येत असेल तर एको करून घ्या असं सांगतात, कारण प्रत्येक स्कूलमध्ये एक चेकअप कॅम्प असतो.
ॲट कम्स अंडर RBSK हे आपल्या त्याच्यामध्ये हे रुटीन सगळ्या स्कूल्समध्ये चालतं. जर हृदयाचा आवाज काय वेगळा पडला तर मग त्यांचं एक रुटीन एको करून घेणं हीच एक त्याच्यावर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर आहे. तो जो रूटीन पेसमेकर जो हम लोग लगाते हैं, जो जिसमें काट करके इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो पहले 7 दिन आपको इन्फेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है और उसके बाद हम लोग पेशेंट को 7 दिन के बाद बुलाते हैं, एक बार दोबारा चेक करते हैं सब कुछ, उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने के बाद फिर से चेक करते हैं, फिर साल में एक बार चेक करते हैं। यूजली जो रूटीन पेसमेकर्स हैं 10 से 12 साल चलते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि बीच बीच में आप उसको चेक कराते हैं कि उसकी बैटरी है कितनी है, कितना, और बाकी जो प्रिकॉशंस रखते हैं उनको इन्फेक्शन कराना पड़ता है, इन्फेक्शन की है नहीं, उसके पैरामीटर चेक करते रहने चाहिए। जो हमने जो अभी जो ये आपको पेसमेकर दिखाया, इसकी खासियत ये है कि इसमें इन्फेक्शन या ब्लीडिंग होने के चांस नहीं है। तो एक बार आपने लगा दिया तो फिर आप उसको साल में एक बार चेक कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन होने का